सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जैसा कि सुपर टेट की सीरीज में हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उस पर लाइव स्किल क्लास हम काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई थी। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं लाइव स्किल की आपकी ये लास्ट क्लास होगी थ्योरी के सेक्शन में, क्योंकि एक टॉपिक आपका इसमें और बचता है। इस टॉपिक के बाद जो आज का टॉपिक है वो आपका है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आपका संविधान से रिलेटेड है ये। तो उसको रिलेट करने की वजह से इसी वजह से मैंने इस क्लास को लास्ट में रखा था कि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी इसके बाद व्यवसायिक नीति और आचरण आपका बचता है, वो 10 मिनट का टॉपिक होता है। तो उसको मैं थ्योरी वाइज एक अलग से क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब हम 3 घंटे की या 2 घंटे की जो मैं क्लास बोल रहा था आपसे कि पूरी एक मैं क्लास डालूंगा जिसमें आपके सारे सिलेबस को एक बार में कवर कर लेंगे, तो उस क्लास में हम उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो ये आपकी आज लास्ट क्लास हो जाएगी। जीवन कौशल का आपका जो सिलेबस है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो शिक्षण कौशल का पोर्शन बचता है उसमें भी आपकी 2 क्लासेस बची हैं और सीडीपी में भी आपकी 2 क्लासेस बची हैं। तो 4 क्लासेस के बाद हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। कल मैं 2 क्लासेस डलवाऊंगा, एक सुबह शिक्षण कौशल की आएगी, शाम को सीडीपी की। शिक्षण कौशल क्लास सुबह डालेंगे हम 11 या 12 बजे आएगी आपकी। हो सकता है कल हम लाइव क्लास भी करें शिक्षण कौशल की, तो क्योंकि उसमें एक क्लास लंबी होना है, कम से कम 1.5 घंटे क्लास लगेगी, तो उसको मैं लाइव करना चाह रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो रेगुलर तो उसको लाइक करें। वीडियो का देखना शुरू किया तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, चीज़ों को समझें एज ए स्टूडेंट। बाकी जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा बैकग्राउंड लेके चलूंगा इसमें। पिछला जो बैकग्राउंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी लेके चलूंगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपके लिए चीज़ें काफ़ी और भी इम्प्रूव होंगी। अब 1-2 दिन बाद जो मैंने 5 मार्च आपके लिए बोला है उस दिन 5 मार्च से हम लोग चीज़ें रेगुलर बढ़िया आपकी टाइम के हिसाब से चलने लगेंगी। बाकी आपकी मैथ्स क्लास अब रेगुलर हो जाएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें आपकी रेगुलर होने वाली है, हिंदी इंग्लिश भी आपका अब रेगुलर होने वाला है, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ये तो रही बातें जो मैं आपको कहना चाहता था। बाकी 1-2 चीजें हैं वो मैं वीडियो क्लास में बोलूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो संविधान का जब कॉन्सेप्ट लिया गया, हम लोग जब आजाद नहीं हुए थे तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो हम आपको आजादी दे देंगे। तो इस प्रोसेस में हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें एक प्रियम्बल भी हमने ऐड की। प्रियम्बल कहाँ से ली गई, क्या ऐड की गई, इसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा लंबा है। जब जीएस के सर आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा 1-2 पॉइंट वाइज आपको चीजें बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर ने काफी चीजें छोड़ दी, थोड़ा शॉर्ट बता दिया, तो वो इस चीज को माइंड ना करें। जीएस के सिलेबस में आपको वो चीज पूरा बताई जाएगी, ठीक है। तो प्रियम्बल का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्होंने जब लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया उस टाइम लास्ट में जब उन्होंने एक कंक्लूजन की स्पीच दी, मतलब जैसे एक सभा होती है कोई, जो असेंबली संविधान सभा थी, उनको संबोधित करने के लिए जो चीज उन्होंने बोली अपने पेपर पे लिख के, उस चीज को बाद में प्रियम्बल के रूप में संविधान में ऐड कर दिया गया। तो उसी प्रियम्बल मतलब चीज को जो उन्होंने बोला था भाषण को अपने प्रियम्बल में डाल दिया गया। फिर उसमें काफी चेंजमेंट्स करके उसको ऐड किया गया, तो उसको प्रियम्बल बोला गया। इसमें काफी चीजें थी, काफी वर्ड थे, कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका फिटर्निटी हो गया, लिबर्टी हो गया, सोवर्जिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, बंधुत्व है, आपका मानवता है, इन सब चीज, समानता है, भाईचारा है, और आपका सेकुलरिज्म है। इन सब चीजों के वर्ड्स के अलग अलग मतलब हैं। न्याय की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, समानता की बात की गई। तो इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि संविधान के जो मूल्य क्या है और मानवीय मूल्य क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है। क्योंकि जब एज अ टीचर आप रिप्रेजेंट करके जाते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक विशेषताएं हैं उनका यूज हमारे व्यवसायिक तौर पे, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारा मानवीय जीवन के रूप में काफी चीजें हम यूज कर सकते हैं और यूज होती भी है। तो वो चीज आपको देखना है। तो 1-2 चीजें अगर मैं पॉइंट वाइज बोलना चाहूँ तो ये हो जाएगा कि जो संविधान का जो मतलब प्रियम्बल है वो किस तारीख को एक्सेप्ट की गई थी, तो वो चीज अगर आप बोलना चाहें तो वो आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लिया गया, बोरो किस दिन किया गया, तो वो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को।
इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है लागू कब से हुआ, मतलब पूरे तरीके से लागू कब हो गया, तो वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, सीट्स वगैरह की बात करें तो लगभग 389 390 समथिंग सीट्स थी, जिसमें आपकी 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया। इसका आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, क्लास को कनेक्ट करने के लिए मैंने वो चीजें बोली हैं, ठीक है। तो तभी मैं उन चीजों को लिख भी नहीं रहा हूं। हाँ, एक चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है आपको 26 नवंबर। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है B.R. अम्बेडकर। दो चीजें आप ये नोट कर सकते हैं, ये तो बेसिकली सबको पता ही होता है। संविधान दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आपके जीवन कौशल के क्वेश्चन वाइज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए इस चैप्टर से कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। उसमें दिया नहीं सिलेबस में, लेकिन आपसे पूछ सकता है क्योंकि कोरिलेट तो वहीं से कर रहा है, तो इस वजह से मैंने ये चीज को लिख दिया है। बाकी थ्योरी की जो बुक है आपकी वो अगले हफ्ते तक शायद आ जाएगी, क्योंकि उस पर पूरा काम चल रहा है। काफी चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है, थोड़ा बहुत बचा है, तो उसको भी हम आपके लिए अगले हफ्ते तक ला देंगे। सो इस पे हम जब आगे बात करेंगे तो उसमें बात करते हैं कि जो हमारे प्रीएम्बल है उसमें कौन कौन से वर्ड है, क्या क्या है। तो मैं उन वर्ड्स को लिखते हुए यहाँ पे जाऊंगा और एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज को आपको समझना होगा। तो इसमें संवैधानिक मूल्य जो हमारी है, पहली हेडिंग आती है संवैधानिक मूल्य है तो संवैधानिक मूल्य में क्या है। तो इसमें प्रियम्बल है आपका, जो पूरा हमारा प्रस्तावना है उसके बारे में बात की गई है। जो प्रियम्बल है उसके बारे में इसमें समझाया गया है। तो प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे इस वर्ड का क्या मतलब है। जैसे कि प्रियम्बल में एक वर्ड है हमारा न्याय, तो न्याय के बारे में हम बात करेंगे। संविधान में कितने एक प्रकार के न्याय की बात नहीं की, उसमें आर्थिक रूप से और जातिवाद रूप से, और आपका आर्थिक हो गया, जातिवाद रूप से हो गया, और भाईचारे, 3-4 प्रकार से जो न्याय की है उस तरीके से उसमें बात की गई है। तो चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनेगा कि भारतीय संविधान में न्याय को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आपका जो प्रियम्बल है उसमें है हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और आपका बोला जाता है राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करने की बात की गई। तो ये जो संवैधानिक में बोला गया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो न्याय इन्हीं 3 प्रकार से बांटा गया। तो प्रियम्बल जब आप पूरा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें 4 से 5 चीजों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो एक एक वर्ड पे हम बात करते हुए चलेंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। तो पहला वर्ड इसमें जो अब आता है वो आपका आ जाता है संप्रभुता। सोवरेनिटी बोलते हैं, सोवरेनिटी बोलते हैं, कई प्रकार से अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके वकील वगैरह होते हैं उनकी जो लैंग्वेज का एक्सेंट होता है वो बोलने का अलग होता है। मैं अगर यहाँ पे सोवरेनिटी बोलूंगा तो हो सकता अलग तरीके से मेरा प्रोनाउंस हो रहा है, आप अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट एक्सेंट होता है जिसको बोले। जब कोई वकील के आप थ्रू सुनेंगे, जब कोई आर्टिकल या कोई भी क्लॉज वगैरह पढ़ता है अपने लॉ की बुक से, तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप ये चीज माइंड मत करें कि मैं इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाकी इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका, बोलने का तरीका भी अलग है, क्योंकि वो किस लिए, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। एक वकील जब बात करता है, जो हेड ऑफ द आपका बोल देंगे कि वहां पे हेड वकील जो होता है आपका, वो जब चीजों को बोलेगा तो वो अपने तरीके से बोलेगा। हम जब रेगुलर लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। तो सोवरेनिटी बोल दें आप, सोवरेनिटी बोल दें, कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, उस चीज पे आपको फोकस करना है।
तो सोवर्जियन बोल दें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब ये है कि सार्वभौम, समान प्रकार से हर चीज के ऊपर बात करने की बात करते हैं हम। जब अपने देश के बारे में बोला गया कि भारत पे किसी भी अन्य मतलब देश का अब कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, सार्वभौमिक अधिकार अब नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं वही यहाँ की सत्ता है, वही यहाँ की चीजों को अब अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास संविधान है, हम संप्रभुत्व हैं, हम खुद में अब कैपेबल हैं कि हम खुद से काफी चीजों को समझ सकते हैं, अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अपने हिसाब से हम जो चीजों की हमें जरूरत होगी वो हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, हम फिर उस सरकार से मांग करेंगे ताकि हम फ्यूचर के अपने भविष्य में अपनी चीजों को और अच्छे से डेवलप कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो संप्रभुता के काफी मतलब आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ड का एक मतलब नहीं है, क्योंकि जब प्रियम्बल में इन वर्डों को ऐड किया गया तो काफी लोगों को लगा कि इस वर्ड का मतलब क्या, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक आपकी सभा या मतलब बेंच बनाई, जिसमें इन वर्डों के ऊपर एक कैलकुलेटेड वे में सारी चीजों को नोट करके लिख दिया गया कि संप्रभुता का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है, समानता का मतलब क्या है। न्याय की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार के न्याय की बात होगी, बाकी चीजों को आप इधर उधर ऐड नहीं कर सकते। इस वर्ड का जो मतलब होगा उसका वो मतलब आपको रखना है, अगर आप अलग चले जाएंगे तो आपके वर्ड के कई मतलब इसके भी बदल जाएंगे। तो संप्रभुता का मतलब आपका यही हो जाता है। अब किसी बाहर देश का हमारे देश पर कोई अब अधिकार नहीं है, हम सार्वभौमिक हैं, अब सार्वभौम रूप से अपने ऊपर खुद ही अब अधिकार करते हैं, हमारी खुद की सरकार होती है जो हम खुद चुनते हैं, हमारे द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि हम भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है, प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि हम यहाँ से अपना नेता चुन के संसद भवन में भेजते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाता है, एक तरीके से जो पार्लियामेंट का गठन होता है। तो संप्रभुता वर्ड का आपको मतलब पता चल गया होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड आता है वो आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का होता है बंधुत्व। तो बंधुत्व से मतलब ये है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो फ्रेटर्निटी का मतलब आपका वही आ जाता है। बाकी आप वर्ड इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहें जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें नोट कर सकते हैं, बाकी आपको वर्ड सारे पता होने चाहिए और खुद के हिसाब से आप अपनी डेफिनेशन को डेवलप करें, बनाएं। अगर आप नोट करके मैं लिखवा दूं कि इसकी हेडिंग डेफिनेशन ये है तो आप फिर वही याद करने की कोशिश करेंगे। संप्रभुता का मतलब ये है हम खुद में अब कैपेबल हैं, उस लायक हैं कि हम इस देश को संभाल सकते हैं, इस देश के नागरिक होने के नाते हम हमारी अब जो मूल्य है हमारे संविधान के प्रति वो अब पूरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका दूसरा वर्ड बंधुत्व। इसमें बोल देंगे फ्रेटर्निटी। तो बंधुत्व में आपका भाईचारे की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख लें ब्रदरहुड से, भाईचारे से आपका मतलब हो जाता है कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। सेकुलर कंट्री है, किसी का कोई धर्म नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी चीज नहीं बोली गई है। तो फ्रेटर्निटी का आपका मतलब सीधा यही हो जाता है कि हम भाईचारे के साथ रहेंगे, किसी धर्म को हम अलग से नहीं बढ़ के बोलेंगे, किसी धर्म को गलत तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे, किसी धर्म के बारे में गलत बोलेंगे भी नहीं, और अपने धर्म की अगर वैल्यू करते हैं तो दूसरे के धर्म की भी वैल्यू करेंगे, किसी के कास्ट के बारे में, किसी के अन्य ऐसी चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे जिससे जो हमारा भाईचारा, हमारी जो फ्रेटर्निटी है वो प्रभावित हो और उसकी वजह से देश को हानि हो, देश की जो नींव है, देश का जो इतिहास है उसके ऊपर हाथ आए, या उसके ऊपर कोई डिफिकल्टी या बोल सकते हैं कोई किसी प्रकार का ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कि समाज में तनाव पैदा हो, समाज में फूट पड़े, जिसकी वजह से देश की व्यवस्था में बाधाएं पड़े, देश के विकास में बाधाएं पड़े। तो इस चीज के बारे में बोला गया। तो बंधुत्व का आपका सीधा सीधा मतलब हो जाता है भाईचारा, ब्रदरहुड।
ठीक है, ये चीज आपको अब एक्सप्लेन हो गई। सेकेंड आपका आ जाता है थर्ड, यहां पे लिखेंगे हम स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं, लोग बोलने लगते हैं कि हमें तो संविधान में स्वतंत्रता दी गई है तो हम कुछ भी बोलेंगे। तो यहाँ पे उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, ये चीज लोग गलत फायदा उठा रहे थे, तभी इन वर्डों को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी कि अगर स्वतंत्रता है तो कितनी है, एक लिमिट उसकी तय की गई है। स्वतंत्रता होती है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसे सामाजिक स्थान पे खड़े होकर उस व्यक्ति के बारे में, कोई फेमस व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, उसके किसी सामाजिक स्थल पर खड़े होकर उसको गाली या कुछ भी गलत तरीके से नहीं बोल सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें इसकी परमिशन नहीं देती है, जो लिबर्टी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो इसके बारे में आपको समझना होगा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा। लिबर्टी, तो लिबर्टी में आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें दी हैं? बोलने की स्वतंत्रता, आपको खाने पीने की स्वतंत्रता, घूमने की, पब्लिक प्लेसेस में आप घूमने जा सकते हैं, सब कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। मंदिर जाने की लिबर्टी, स्वतंत्रता आपको है। कपड़े पहनने की हो गई, घूमने की हो गई, पढ़ाई करने की हो गई, अपने अधिकारों की बात हो गई, धरना प्रदर्शन करना, कुछ भी करना, लिबर्टी ये है। लेकिन एक लिमिटेड, जब तक कि हमारे देश की या संविधान के ऊपर कोई खतरे की बात नहीं है, या फिर सरकार के ऊपर कोई खतरे की बात नहीं है, या फिर देश के ऊपर कोई खतरे की बात नहीं, तब तक तो ये स्वतंत्रता आपका काम करेगा। वरना आप अगर उसके ऊपर चले जाते हैं तो स्वतंत्रता आपके वर्ड जो दी गई है उसको कम कर दिया जाता है, कम आंका जाता है, और सरकार आपके साथ खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती है। तो स्वतंत्रता आपकी हो गई बोलने की, स्पीच की हो गई, देन आपकी हो गई फूड की, फिर आपका हो गया पब्लिक प्लेसेस की, वर्शिप की, और आपको धरना वगैरह जो देना है, जो कुछ करना है, वो भी आपकी इसी स्वतंत्रता में, लिबर्टी में आपकी काउंट कर ली जाती है। स्वतंत्रता का मतलब आपको जो जो छूट इस टाइम दी गई है वो आपकी एक लिमिटेड, आपको देख के खुद अंदर से महसूस करना है कि हम जाके देश के प्रधानमंत्री को चौराहे पर खड़े होके गालियां नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उस पद में व्यक्ति, कोई भी आप पर्सनल व्यक्ति से आप नफरत हेट कर सकते हैं, बट प्रधानमंत्री हमारे संविधान के अंदर एक पद है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। उस पर बैठने वाले व्यक्ति की आप करें ना करें वो आपका व्यक्तिगत विचार है, उसको आप बोल नहीं सकते, सबके सामने, सबके ऊपर आप वो चीज थोप नहीं सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं तो आप भी उस व्यक्ति को पसंद क्यों कर रहे हैं। यही स्वतंत्रता हमारी एक्सप्लेन की गई है लिबर्टी के इस वर्ड में कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। किसी को अगर कोई पसंद है तो है, बाकी उस पद की सबको रिस्पेक्ट करनी होगी, उसमें किसी का अहित हित नहीं जोड़ सकते हैं। ये चीज आपको अब पूरा तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है समानता की बात की गई है। समानता आपसे क्या हो जाता है, इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी आपकी ये है कि आप गरीब का अगर कोई बच्चा है, अमीर का कोई बच्चा है, तो दोनों को समान शिक्षा का अधिकार है, दोनों को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, दोनों के लिए पढ़ाई के बारे में बात की जाएगी। किसी को जाति, धर्म, उसके लिंग और उसके आर्थिक या सामाजिक स्तर के आधार पे बांटा नहीं जाएगा। संविधान में ऐसा नहीं बोला गया है। सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हाशिए से लोग छूट गए हैं, अलग चले गए हैं, जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में नहीं है इस वक्त, उनको, छूटे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए, शामिल करने की कोशिश की जाए। और रिजर्वेशन भी इसी पे बात करता है, क्योंकि काफी लोगों को अभी तक नहीं पता है कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन अगर डेफिनेशन के तौर पे दिया जाए
तो रिजर्वेशन का मतलब ही यही होता है कि मुख्य धारा से जो व्यक्ति पीछे छूट गए उनको मुख्य धारा में लाना और एक साथ विकास की ओर बढ़ना, पूरे लोगों को साथ लेके समान रूप से समानता की भावना से आगे बढ़ते हुए जाना। तो रिजर्वेशन को भी इसी चीज में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपके 3 से 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो आपका आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 50 है और आर्टिकल आपका 21 भी हो जाता है, क्योंकि हम जब मूल अधिकारों की बात करते हैं वो आपका आर्टिकल 11 से 35 में आ जाती हैं। ये सारी चीजें आपकी इसमें अंदर होती हैं। क्यों? इसकी वजह ये है, और ये आपकी जो चीजें हैं वो पूरा संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में है, क्योंकि इसके पहले हम अगर बात करें तो आपका हो जाता है जो हमारे यूनियन और प्रोविंस के बारे में बात की गई है, पार्ट 1 में बात की गई है, और सेकेंड पार्ट में हमारा है उसमें हमारे सिटीजनशिप के बारे में बात की है, नागरिकता के बारे में बात की है। बाकी हमारे जब फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनके बारे में जब बात की गई है वो हमारा 11 to 35 के अंदर बात की गई है और संविधान के भाग 3 में बात की गई है। इसके बाद हमारा आ जाता है 36 to 51 पार्ट 4, जिसमें हम बात करते हैं हमारे बाकी चीजों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में उसमें बात कर लेते हैं। बाकी और भी चीजें हैं उसमें हम बात करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की है, जब वो सर पढ़ाएंगे तब वो देखेंगे। बाकी मैं अब आप समझ रहे होंगे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, इसलिए मैं चीजें आपको इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ। बाकी सीडीपी मेरा मेन फोकस है चैप्टर का, तो उसी पर बात करते हैं। समानता की बात हमने कर ली। समानता में हम किस तरीके से बात करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पे, लड़का लड़की का भेद नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके कास्ट के आधार पे, उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चीजों के आधार पे, ठीक है, जेंडर, कास्ट, फाइनेंशियल और उसकी इकोनॉमिक चीजों के आधार पे हम उसमें डिवाइडेशन नहीं करेंगे। एजुकेशन वाइज उसको बराबर चीजें पहुंचनी चाहिए, उसको देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला आ जाता है, जब हम 4 वर्ड की हमने बात कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये आपकी हैं, इसमें तो है ही है। बाकी आपके आगे भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें काफी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपका संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आखिर संविधान है क्या, इसको समझा कैसे जाए, वो चीजें सारी यहीं से क्लियर होती हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन, जब हम संविधान का बैकग्राउंड पढ़ते हैं, संविधान का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इन चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है। तो समानता की बात कर ली, स्वतंत्रता की बात कर ली, बंधुत्व की बात कर ली, संप्रभुता की बात कर ली, सोवर्जिन, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इनकी बात करने के बाद हम आगे आते हैं तो हमारा आता है समाजवाद। समाजवाद क्यों ऐड किया गया इसमें, समाजवाद की क्यों बात आ रही है? क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो समाज के अंदर ही, जब तक समाज नहीं होगा तो ये सारी चीजों का मतलब ही क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में भी आपकी कई बातें बात की गई। सोशलिज्म में जो आपकी मेन चीजों के बारे में बात की गई है, बाकी अगर चाहे तो आप पहले इतना नोट करें, जस्ट 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट जिनको लेना ले लो, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद ये इरेज करूंगा, अभी ऊपर और लिखना पड़ेगा। तो समाजवाद पे जब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी समाजवाद मैं अलग से इसको अभी यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसको यहाँ इरेज करके ऊपर लिखूंगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो समाजवाद में ये बात की जाती है कि हमारे जो उत्पाद है, मतलब एक ये है कि एक सोसाइटी है, उसमें चीजों का जो वितरण है समान रूप से होना चाहिए। पूंजी के आधार पर वहां के जो उत्पादन हो रहे हैं, वहां की जो फैसिलिटीज हैं, वहां के हॉस्पिटल्स हैं, वहां की जो सरकार जो सुविधाएं दे रही है और वहां का जो उत्पादन हो रहा है, अगर किसी एक एरिया में आप बात करें, इसको हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें, ये कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री ए है, और यहां पे आपका जो
गेहूं भी होता है, व्हीट बोलते हैं, ठीक है, चावल भी होता है, राइस बोलते हैं। आपकी बाकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, फूड वगैरह, वो भी ठीक है। एजुकेशन भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग हैं, ये डॉट डॉट ये लोग हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा यहाँ से। इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू डॉट में है, ये लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका गेहूं हो गया, चावल हो गए, खाना हो गया, और ये आपका एजुकेशन हो गया, ये आपका जो बाकी चीजें बोल देती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। हॉस्पिटल्स को यहाँ पे ये रेड मार्क कर देते हैं कि हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे लोग हैं, कंट्री ए है, लेकिन यहाँ जो चीजों का डिवाइडेशन है ना, वो डिवाइडेशन समान रूप से नहीं है, क्योंकि इस पे और इस पे सिर्फ तीनों चीजों को मिला दें तो सिर्फ एक व्यक्ति है बी, वो इन चीजों को कंट्रोल करता है। सिर्फ वही अगर चाहेगा तो इनमें लोगों को बराबर बराबर मिल पाएगा। इसके हाथ में कंट्रोल है इन सारी चीजों का। और हॉस्पिटल और एजुकेशन का कंट्रोल है सी वाले व्यक्ति के हाथ में। तो ये समाजवाद में इस तरह की चीज नहीं बोल सकते आप। सोशलिज्म इसको नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी जो वहां के लोग हैं उनको समान रूप से चीजों का वितरण नहीं हो पा रहा है। तो समाजवाद में इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया, इसी चीज के बारे में बोला गया है कि वहां के जो किसी देश के उत्पाद हैं, सुविधाएं हैं, और वहां की जो चीजें हैं सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका वितरण समाज में समान रूप से होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अत्यधिक अमीर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंस अगर बढ़ता जाएगा तो जो समाजवाद की ओरिजिनल डेफिनेशन है, समाजवाद की जो मुख्य परिभाषा है, वो बदल जाएगी, और ये समाज फिर समाजवाद नहीं रहेगा, ये डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा कि लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को। इस एग्जाम्पल को अगर आप आज के टाइम पे कंट्रोल करके देखते हैं, एक दूसरे को कंबाइन करके देखते हैं, तो इसी तरीके की चीजें आज की जा रही हैं देश में और हो रही हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप चीज समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो समाजवाद का ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही गलत है। ये ग्राफ जो आपका है समाजवाद का, जो मैंने ड्रॉ किया है, ये गलत है। ये समाजवाद नहीं हो सकता है, ये सोशलिज्म नहीं है। हाँ, इन सारी चीजों का वितरण जब ये दो व्यक्ति यहां से हट जाते हैं, मुख्य धारा में सामने नहीं है, भले ही ये चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इन चीजों का वितरण है वो यहाँ पे समान रूप से है। चीजें हर व्यक्ति के पास पहुंच रही, भले ही थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा पहुंच रही है, लेकिन हर व्यक्ति के पास चीज पहुंच रही है। एजुकेशन पहुंच रही है, सुख सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए उनकी हैं, खाने पीने की चीजें, सब कुछ उनके पास बराबर रूप से पहुंच रहा है। तो ये रियल सोशलिज्म आपका हो जाता है। रियल सोशलिज्म इसी को बोला जाएगा, ठीक है। तो समाजवाद आपको यहां से ये थ्योरी समझ में आ गई कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद समाजवाद वर्ड वास्तविकता से जो हमारी मुख्य प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ऐड नहीं किया गया था, उसमें ऐड नहीं था। फिर क्या हुआ? समाजवाद को बाद में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के टाइम के बाद, जब स्टार्ट हुआ उस टाइम 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 1976 में इस वर्ड को ऐड किया गया। इन प्रोसेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 42nd इन 1976, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस वर्ड को हमारी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया, डाल दिया गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई दोबारा तो ले ले, मैं इरेज करूंगा क्योंकि अब नीचे लिखना ठीक नहीं रहेगा। आते हैं अगले पे। थोड़ा मैं जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करना चाह तो रहा था कि थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। अब जब एक्सप्लेन किया ही है तो ठीक से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लियर है इस बात को कि उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आज, अगर अभी तक नहीं समझ में आ पाया होगा तो। और जिनको आता है तो उनका रिवीजन तो हो ही रहा होगा बढ़िया से।
फिर इसके बाद हम अगले वर्ड पे आते हैं। वो आपका नंबर जो मैंने डाले थे डाल लेना आप। 9 वर्ड हैं टोटल जिन पे हम बात करते हैं, मुख्यतः जिन पे बात करते हैं। वो आपका अगला वर्ड आ जाता है। फिर न्यू नंबर जो आता है वो आपका आ जाता है पंथ निरपेक्ष। इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। इस पे बहुत बहस होती है देश में, सबसे ज्यादा यही वर्ड पे बहस होती है। सेकुलरिज्म है क्या, तो इसको एक्सप्लेन आज तक किसी नहीं कर पाया। किसी भी समाजवादी समाजशास्त्र के वैज्ञानिक मतलब दार्शनिक हो, कोई भी हो, किसी ने भी इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, क्योंकि इस वर्ड के मायने ही अलग है, इस वर्ड का मतलब ही अलग है, इस वर्ड की डेफिनेशन ही अलग है कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म वहां के किसी समाज के लोगों के द्वारा वहां बनाई गई नीतियों के द्वारा सेकुलरिज्म उत्पन्न होता है। सेकुलरिज्म की कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि किसी बुक में लिख दिया मैंने पढ़ दी। जैसे कि आपका फोर्स होता है, फिजिक्स में एक होता है आपका F बराबर m इंटू ए, फोर्स हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका पूरा फिक्स है ना। इसको मास एक्सेलरेशन अगर ऐसा बोलेंगे तो यही चीज है ना। इसको आप इंडिया में पढ़ेंगे, अमेरिका चले जाएंगे वहां भी यही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम सोशलिज्म पढ़ते हैं, समाजवाद पढ़ते हैं, या कोई भी चीज पढ़ते हैं, समाजशास्त्र की चीज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। यहाँ पे चीजें वहां के समाज के हिसाब से बदलती रहेंगी। बदलती क्यों रहेंगी? पंथ निरपेक्ष के मतलब भारत में अलग हो जाएंगे, आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, दूसरे समाज में चले जाएंगे, वहां सेकुलरिज्म के मतलब अलग हो जाएंगे। यहाँ तो आपका फोर्स m इंटू ए है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, बाकी और जगह पे भी इसके मतलब यही रहेंगे, ये बदलेगा नहीं। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब आपके सेकुलरिज्म में मुख्यतः यही आ जाता है कि कंट्री में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है। मैं अगर हिंदू हूं, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई व्यक्ति सिख है, कोई व्यक्ति ईसाई है, तो उसके अपनी पूजा करने का अधिकार, उसको अपने धर्म की जो भावना है उनके अनुसार कार्य करने का अधिकार है, उनको अपने धर्म के अनुसार पहनावे का भी अधिकार है। इसमें कहीं नहीं कुछ लिखा गया है सेकुलरिज्म में या संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में कुछ चीजें कर रहा है, पूजा करने वो कहीं दूसरी जगह जाता है, तो उसको रोक दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। तो सेकुलरिज्म का मेन मतलब आप यही समझ लें, पंथ निरपेक्ष है। हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में गलत भी नहीं बोलेंगे, तो किसी के गलत का सपोर्ट भी नहीं करेंगे, किसी धर्म को अत्यधिक पुश नहीं करेंगे या उसको बढ़ावा नहीं देंगे, किसी धर्म को डिमीन नहीं करेंगे, उसको नीचा नहीं दिखाएंगे किसी धर्म को। तो सेकुलरिज्म का मतलब आपका यही आ जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म कंट्री है जिसके अंदर सभी धर्मों की समान रूप से रिस्पेक्ट की जाती है। सेकुलरिज्म का आपका मतलब यही हो जाता है। बाकी इस वर्ड को अगर सिर्फ इस वर्ड को एक्सप्लेन किया जाए तो 4 से 5 घंटे हम बात करें तब भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। फिर आपका जो अगला आ जाता है वो है, हाँ इसमें एक चीज हम आपको बताना भूल गए, वो ये है कि पिछले वर्ड पे जब हमने बात कर ली थी कि आपका पिछले वर्ड पे जब हमने बात की थी पंथ निरपेक्ष पहले समाजवाद, तो समाजवाद आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। क्या? समाजवाद, ठीक है। समाजवाद जो आपका है वो आपका 42वें संविधान संशोधन के अंतर जोड़ा गया था हमारी प्रस्तावना में। तो सेम चीज भी इसी के साथ ऐड हो जाती है कि पंथ निरपेक्ष जो आपका वर्ड है वो भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, इंदिरा गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत की थी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वहीं नीचे लाइन में ऐड करके लिख लें कि इस वर्ड को कब जोड़ा गया। इन दो वर्ड के आपको बारे में क्या पढ़ना है वो यही याद रखना है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो ऐसे वर्ड हैं जिनको बाद में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 1976 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं?
अब तक टोटल 112 115 के समथिंग हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता अभी नहीं है, 112 के ऊपर है, ये इतना कंफर्म पता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम जिस अपने CDP की बात कर रहे हैं तो मैं उतना एक्सप्लेन करूंगा, आपको ज़्यादा अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर मेरा कभी मन होगा तो मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड पे बढ़िया क्लास बढ़िया अपने स्टाइल में पढ़ा के बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मैं इसको रखता हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ना और पढ़ाना भी। तो पंथ निरपेक्ष की चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद जो अगला वर्ड आता है वो आता है आपका डेमोक्रेसी। तो इसको नोट करें तुरंत। अगला वर्ड हमारा जो आता है, अब इसको समझ गए होंगे, अब एरो वगैरह ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अगला जो आपका आ गया वो आ गया आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब हो जाता है इंग्लिश में अगर देखें, डेम का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है शासन। ये हो गया लोक, शासन मतलब तंत्र, शासन तंत्र, लोगों का शासन तंत्र उसको बोलते हैं लोकतंत्र। समझ में आया? इतना इजी है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को आप दो डिवाइड में पार्ट कर दें। डेमो का मतलब होता है, डेम का मतलब पीपल हो जाता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो इनको फ्रेजिंग वर्ड बोला जाता है कि दो वर्ड्स को अलग अलग, एक वर्ड से अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब ये चीज आपको इंग्लिश वाले सर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सारी चीजें हर चीज के बारे में पता होता है कि मैं अपने तरीके से हर सब्जेक्ट में बताने लगता हूँ, फिजिक्स एग्जाम्पल दे दिया अभी, ये बोल रहा हूँ, तो ऐसा सब्जेक्ट वाइज होता है कि वो चीजें एक्सप्लेन करने का तरीका अपना अपना होता है। तो डैम का मतलब हो जाता है पीपल, वो हो गया लोग। कृषि का मतलब होता है शासन तंत्र, तो लोगों का शासन मतलब लोगों के द्वारा ही, लोगों के द्वारा बनाया गया खुद के ऊपर का जो शासन है उसको लोकतंत्र कहते हैं। बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल। इसको एक्सप्लेन कर, अब्राहम लिंकन ने इस लाइन को बोला था बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की चुनी गई सरकार। तो इस लाइन को किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था इस चीज को, लोकतंत्र के बारे में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसकी चीज आपको लोकतंत्र में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि लोगों का जो शासन होता है वो आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग ही चुनते हैं कि हमारे देश में कौन नेता होगा, कौन प्रधान नेता होगा, कौन हम पे शासन करेगा। ठीक है, जस्ट चीज आपको एक्सप्लेन होगी, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वर्ड को आप इस तरीके से लिख ले, पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी आपसे पूछेगा तुरंत आप बता देंगे। हाँ, एक चीज आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो चाहे तो कर ले, बाकी मैं बताना तो नहीं चाहता, तो चलो बता देते हैं। लोकतंत्र में आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से, एक हो जाता है अप्रत्यक्ष। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, इंडिया में जो है वो, इंडिया में आपका ये वाला है, इंडिया में अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए है कि यहाँ लोगों का शासन तो है, लेकिन लोग पार्लियामेंट में खुद नहीं बैठते हैं जाके कि पूरे पार्लियामेंट में इंडिया के लोग बैठ गए जाके, ऐसा नहीं है। लोग एक नेता को चुन लेते हैं, किसी नेता को चुन लिया, ठीक है, वो नेता जाके आपका पार्लियामेंट में बैठेगा, जाके पार्लियामेंट में वहां पे बैठेगा, जो आपका पार्लियामेंट है वहां पे बैठेगा जाके संसद भवन में। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो गया ना, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया कि इन्होंने चुना इस नेता को, वो जाके पार्लियामेंट में इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे इनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये चीज होती है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है डायरेक्टली जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट में, उसको डिक्टेटरशिप में टाइप में बोल देते हैं, जैसा कि चाइना वगैरह में है। तो इन सब चीजों को आप समझें। ठीक है, तो ये चीज आपको ये समझना कि अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया में हो रहा है, होता है, और उसको समझा जाए। नोट करें।
इसको इरेज करना पड़ेगा, बाकी स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लास्ट बचता है फिर आपका मानवीय मूल में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 से 4 वर्ड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो आपका पोर्शन अब खत्म है। लास्ट बचा है, लास्ट आपका हो जाता है न्याय। न्याय मतलब जस्टिस। जस्टिस में क्या है आपका, जस्टिस में आपको 3 प्रकार से बात करनी होती है। 3 प्रकार से कौन सी बात करेगी, मैं बोला था जब स्टार्ट किया था कौन से 3 प्रकार की बात करते हैं, तो एक तो हो जाता है आपका सामाजिक, सोशलिस्टिक, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका आर्थिक, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है राजनैतिक। पूरा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस धैर्य बना रखें, ठीक है। तो जब संविधान बनाया जा रहा था इन सारे वर्ड्स को ऐड किया गया प्रीएम्बल में, फिर इनको एक्सप्लेन किया गया, इनको डिफाइन किया गया। उसके बाद एक चीज आई कि न्याय को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करें कि हमारे संविधान के अनुसार हर व्यक्ति तक एक बराबर तरीके से समानता। और इसके ऊपर के जितने भी वर्ड मैंने बताए, आपको 8 बताए अब तक, 8 ही बता दिए हैं लगभग। तो उन सारे वर्डों का मतलब यहाँ पे अब सम्मिलित होके बात आ जाती है कि जो न्याय है, जब ये चीज सही तरीके से काम करेगी तो इसके ऊपर के जो मैंने वर्ड्स बताए, तभी इस वर्ड को लास्ट में बताया जाता है, लास्ट में एक्सप्लेन किया जाता है कि बाकी जो शब्द हैं और प्रियम्बल का जो पूरा सार है, कंक्लूजन है, वो इसी वर्ड में, इसी शब्द में निहित है, शामिल है। क्यों शामिल है, क्योंकि यहाँ पे न्याय की बात की जा रही है। किस प्रकार के, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनैतिक न्याय की। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो आपका फिर वही चीज आ जाती है, बंधुत्व है, समानता है, लिबर्टी है, इन सारी चीजों की स्वतंत्रता है, ये सब समाज के अंदर ही चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय की भी बात की गई कि आप जबरदस्ती, अगर किसी ने स्वतंत्रता बस उसको कुछ कम बोला, मतलब अपने अंदर उसने अपनी लिमिट के अंदर रह के कहीं चौराहे पे कोई धरना दे रहा है, शांतिपूर्वक धरना दे रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता को आप छीन नहीं सकते हैं। ये चीज आपको यहां से बोली गई है कि ये न्याय उसका है, उसका हक है, उसको न्याय मिलना चाहिए कि गलत तरीके से उसको वहां से उठाया गया, बंदी बना लिया गया। तो सामाजिक न्याय फिर यहाँ से आपको तब लिया जाएगा, तब आपको यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन लेनी होगी कि सामाजिक न्याय की बात की गई। किसी को आप जबरदस्ती बंदी नहीं बना सकते हैं, जबरदस्ती उस पर चीजों को नहीं थोप सकते हैं, तो सामाजिक न्याय भी हो गया। आर्थिक फिर वही आ जाता है, जैसे कि बोला था कि समाजवाद में जब हम बात कर रहे थे, पूंजी हर चीज के आधार पर वितरण जो है चीजों का, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, जो चीजों का वितरण है वो समान रूप से होना चाहिए समाज के अंदर। वहां के जो लोग हैं उनमें जो वितरण है उस चीज का बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फिर आ जाता है आपका जस्टिस, राजनीतिक। राजनीतिक में ये है कि जो समाज में लोग वहां के रह रहे हैं, किसी भी धर्म के लोग रह रहे हैं, देश है इंडिया अपना, वहां पे लोकतांत्रिक राज्य है, सारे सेकुलरिज्म कंट्री है, पंथनिरपेक्ष मतलब देश है, स्टेट यूनियन है हमारा। कंट्री तो कंट्री वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम कंट्री हमको पता है, लेकिन इंडिया आपका कंट्री नहीं है। इंडिया इज नॉट अ कंट्री। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, आपको लग रहा होगा मैं क्या लिख दे रहा हूं। इंडिया इज नॉट ए कंट्री, भारत एक देश नहीं है, भारत स्टेट्स का यूनियन है। यहाँ पे जो हमारे इस वक्त 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, इसका एक यूनियन है। आप देखेंगे जब कोई इंडिया का, भारत का कोई ऑर्डर आता है, आप पढ़ें, कोई न्याय का ऑर्डर आया, कोई जस्टिस का ऑर्डर आया, भारत में कुछ अभी कोविड के टाइम काफी चीजों को जारी किया जा रहा था, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहां पे लिखा होता है ऊपर, जब आप पढ़ेंगे उसमें तो वहां ये चीज लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है वहां? लिखा होता है आपका यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है आपका इंडिया जो है वो संघ है, भारत एक संघ है, राज्यों, भारत राज्यों का एक संघ है,
इस चीज को आर्टिकल 1 में बोला गया है, आर्टिकल 1 के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आप इंडिया इज नॉट ए कंट्री, भारत एक देश नहीं है, भारत एक जो राज्यों का संघ है। ठीक है, चीज आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, कोई आपसे बहस कर रहा हो, बता रहा हो, तो आप फंसा सके उसको, समझा सके कि आपको चीजें पता है। तो पॉलिटिकली की बात आप यहां से कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल बात यह है कि कई प्रकार के लोग रह रहे हैं देश में, तो उनकी जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मतलब समाज में न्याय की बात कर रहे हैं, इस चीज को रिजर्वेशन के तौर पे देखा जाए, ये भी रिजर्वेशन के तौर पे रिजर्वेशन, मतलब हर व्यक्ति की जो भागीदारी है समाज में, उसको न्याय के रूप में दी जाए, उसके साथ हर व्यक्ति के साथ समानता का न्याय हो, बराबर न्याय हो, कि वो कहीं पीछे ना छूट जाए या कोई व्यक्ति ज्यादा ही आगे ना निकल जाए, सबको समान रूप से बराबर न्याय के साथ लेके चलना होता है। तो वो चीज न्याय की जो बात की गई है वो ये बात की गई है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जस्टिस को कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आ सकता है स्टेट के पेपर में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, जस्ट नोट करें तुरंत, फिर अगली हेडिंग डालते हैं मानवीय मूल्य। ये पूरा आपका एक्सप्लेन हो गया, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है। मानवीय मूल्य में आपको 3 चीजें बतानी है, 2 मिनट लगेंगे, क्लास ओवर। नोट करें जस्ट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। तो इसके बाद जब चीजें यहाँ से हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, उसके बाद हमारा आता है मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यूज में ज्यादा चीजों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट होता है। ह्यूमन वैल्यूज आपको पता है, सत्य है, अहिंसा है, समाजवाद है, यही चीजें आपकी हो जाती हैं ह्यूमन वैल्यूज में। आचरण है, नीतियां हैं हमारी क्या होती है, आचरण कैसा है, ये आपको क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आप टीचर हैं, आपके अंदर ये चीजें क्वालिटीज होनी चाहिए। आपके अंदर क्या क्या ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए कि आप एज अ टीचर अच्छा कर पाए, एज अ मतलब आप एक शिक्षक के तौर पे चीजों को बढ़िया तरीके से समझा पाए, बच्चों को, बच्चों तक सही रूप से पहुंचा पाए। तो मानवीय मूल्य में हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको इंग्लिश में लिख देंगे ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज आपकी आ जाती हैं? तो इसमें आपका पहला आ जाता है आचरण। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सत्य। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अहिंसा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है समाजवाद। तो समाजवाद को वही समाजवाद जो मैंने बता दिया वही समाजवाद यहाँ पे भी है, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। फिर इसमें आपका 2 और होते हैं, शांति। ठीक है, 5 हो गए। हाँ, और इसको यार लिख दें यहाँ पे सामाजिकता। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 5 हो गए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मानवीय मूल्य हैं वो कितने टाइप के, कितने प्रकार के हो जाएंगे? 5 प्रकार के लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से आचरण। आचरण तो आपको पता है ना किस तरीके से हमें बिहेव करना है, इन सब चीजों के बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो जस्ट 1-1 सेकंड का एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं। ये आपको 5 पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना देगा इनमें से मानवीय मूल्य कौन नहीं है, आपका क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, बाद में अगर मैं जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन मैं डालूंगा तो फिर आपको पता नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कहेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो क्वेश्चन आपका मैं थ्योरी जो बोलता हूँ वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस चीज को आप नोट किया करें, तभी मैं बार बार बोलता हूँ नोट कर ले, नोट कर ले। बोलने वाली चीजें मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। तो आचरण हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, समाजवाद जिसको सामाजिकता भी बोल देते हैं, शांति हो गई। तो टीचर के अंदर जो एक शिक्षक के अंदर ये 5 चीजें होनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज 5 ये होनी चाहिए। आचरण, उसका आचरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने टीचर को इंस्पायरेशन ले लेता है, एज ए इंस्पायरेशन देखता है,
और वो टीचर के हिसाब से चीजें करने लगता है। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका बच्चा, आपका जो छात्र है वो भी सत्य बोलेगा। ठीक है, अहिंसा मतलब हिंसा मतलब चीजें नहीं, लोगों को मारना आना नहीं है, बाकी चीजों से दूर रहना है, इन सब चीजों के बारे में बात करती है। अहिंसा परमो धर्म, जिसको सबसे बड़ा वर्ड है, मतलब अहिंसा ही परम धर्म है, मतलब इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाजवाद सोशलिज्म के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपको बच्चों को सिखाना है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है और आपस में चीजों को बांटना है, चीजों को शेयर करना है, जिससे कि जो समान वितरण की धारणा उनसे उनके अंदर छोटेपन से ही डेवलप हो पाए, प्री स्कूल से ही डेवलप हो पाए, अगर वो चीजों को बांटना सीख गए। ठीक है, शांति मतलब शांति का स्वभाव रखना है। अगर कोई बच्चा आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बार बार आपसे पूछ रहा है कुछ चीज, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको शांत रहना है, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ये नहीं आप बच्चे को फोर्स करें, आप बच्चे को पिटाई लगाने लगे। पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पांचों वर्ड पता होने चाहिए, मान्युअल क्या है, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। जो जो हो सकता था बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी जब हम पूरा एक मैराथन टाइप क्लास करेंगे, उसमें चीजें मैं आपकी और बेहतर तरीके से क्लियर करवा दूंगा। थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है, कवर कर ली। अब सिर्फ करना क्या है, सीडीपी का नया आपका बैच है, मैं 5 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ डेमो क्लासेस। उसकी 2 डेमो क्लासेस हम कर लेंगे 5 से 10 तारीख के बीच में, 2 से 3 क्लासेस जो होंगी आपकी 2-2 घंटे की लगभग, क्योंकि मैं उसमें बहुत चीजें आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या आपको से शेयर करना चाहता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ाना चाहता हूँ, किस किस तरीके से आपको चीजें पढ़नी चाहिए। क्योंकि हर टीचर का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। वो अभी मैंने आपके सामने नहीं रखा है, सिर्फ मैं आपको सुपर टेट का सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाने लगा था। जीरो से शुरू करूंगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ कि चीजें इस तरीके से भी पढ़ी जा सकती हैं। ये चीज अभी आपको बताना बाकी है। तो ये चैप्टर आपका हो गया। इसके बाद आपका जो अगला आएगा व्यवसायिक नीति बचा है, तो उसके बाद मैं अगर चाहूंगा तो कल ही उसका वीडियो मैं सुबह अपलोड करवा दूंगा। 10 मिनट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं उसमें है, क्योंकि उसमें 4 से 5 हेडिंग्स हैं, सीधा बताना है। वो है क्या, उसके अंदर ये है कि व्यवसाय तौर के रूप में एक शिक्षक को कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और शिक्षक को खुद को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये चीज उसमें एक्सप्लेन करना है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, 4 क्लासें आपकी और बची हैं। आज हम वेडनेसडे पे हैं, 3 दिन अभी हमारे पास टाइम है संडे तक का, और 3 दिन का टाइम वैसे भी है कि 5 तारीख आने वाली है। ठीक है, तो 5 को मैंने बोला पहली डेमो क्लास, या 6 को आपकी सीडीपी की पहली डेमो क्लास आ जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसे ही हंसते रहें। अगर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और टीच मंत्रा परिवार को ऐसे आपके सहयोग से, आशा है हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। आप लोगों भी हमारे साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा काफ़ी लोग जो पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमारे लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो चीज़ें आपको सब एक्सप्लेन हो गई होंगी बढ़िया से। बाकी आप अच्छा कर ही रहे हैं, सबका ख्याल रखें घर में, अपना भी और मम्मी पापा सबका, भाई बहन सब का, और खुश रहें, चीज़ों को अपने तरह से करें, सीखने की कोशिश ज़्यादा करें और बाकी चीज़ों में पढ़ने की कोशिश कम करें। पॉलिटिक्स चल रही तो उससे दूर रहें। ठीक है, बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।